ये धरती तुम्हारे बाप की नहीं है। ये पहुंचा दो संदेश दुनिया भर के हर इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और इन सब का चंदा लेने वाली पॉलिटिकल पार्टीज तक। ये धरती तुम्हारे बाप की नहीं है। बुरा ना मानिएगा दर्शक, पर जिन लोगों पर जनता ने आंख मूंद कर भरोसा किया है, उन्हीं पॉलिसी मेकर्स ने ठग दिया है आपको, मानसिक रूप से अपाहिज कर दिया है, आप लोगों को अंधा कर दिया है। आपको दिख नहीं रहा आपको क्या हो रहा है इस दुनिया में। यकीन नहीं होता तो क्या आप उस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि इस देश में बर्ड फ्लू आई थी कि नहीं आई थी बर्ड फ्लू। आप सब ने वो मंजर देखा था जब पैसा खर्च करके मुर्गी पालने वालों ने मुर्गियों को, जिंदा मुर्गियों को नालों में बहाया था। बर्ड फ्लू से पहले सार्स आया था। ऐसी कई महामारियां आ चुकी हैं। चीन से उठने वाली महामारियां, भारत में और पूरी दुनिया में कहर बरपाने वाली महामारियां। अगर आप भारत के किसी ऐसे शहर में मौजूद हैं आज की तारीख और ये वीडियो देख रहे हैं जहां लॉकडाउन खुल गया है पूरी तरीके से, तो लॉकडाउन खुलने के, अनलॉक होने के इस मोमेंट को एंजॉय करने से पहले जरा इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको ना मालूम हो तो बता दें, पेलियो फ्रॉस्ट, पेलियो मतलब पुरातन और फ्रॉस्ट मतलब बर्फ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बर्फ जो चढ़ी हुई है धरती पे वो है पोल्स पे, ध्रुवों में, नॉर्थ पोल, साउथ पोल में। लेकिन इसके अलावा धरती पे कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बर्फ 12 महीने मौजूद होती है, जैसे कि रशिया का साइबेरिया। पूरे रशिया के भूभाग का 70% से भी ज्यादा का भूभाग जो है वो साइबेरिया में है। रूस का 73% उसका क्षेत्रफल को वो कंट्रीब्यूट करता है साइबेरिया। लेकिन जानते हैं वहां कितनी पॉपुलेशन रहती है रूस की? महज 23%। पूरे रूस की महज 23% जो पॉपुलेशन है वो साइबेरिया में रहती है, क्योंकि ठंड है वहां। विपरीत परिस्थितियां हैं जीवन के लिए, काफी ठंड होती है, रहना मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर बर्फ बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं वहां पर भी हुआ क्या है? तेल की खोज में ड्रिलिंग कंपनियों ने ड्रिल करना शुरू कर दिया है। नतीजा ये कि पूरी दुनिया में जितनी गति से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस गति से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बर्फ पिघलने का जो पूरा प्रकरण चल रहा है, उससे 2.5 गुना तेजी से इस भूभाग पर रूस के साइबेरिया में बर्फ गल रही है। अब आप बोलेंगे बर्फ गलने से हमारा क्या लेना देना, महामारी से क्या लेना देना? तो आपको बता दें, जब वहां पर ये जो बर्फ थी वो गली साइबेरिया में, तो वहां एक ऐसा वायरस मिला जो 30,000 साल पुराना है। नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है उसके साइज से 10 गुना ज्यादा बड़ा वायरस मिला है, जिसके अंदर 2500 जीन्स थे। मतलब उसके म्यूटेटिंग एबिलिटी को समझिए आप, उसका म्यूटेशन कितना खतरनाक होगा ये सोचिए, और उसकी वैक्सीन बनाना कितना मुश्किल होगा ये सोचिए। ऐसा वायरस मिला है, कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस मिला है, 30,000 साल पुराना वायरस, जिसने उस जमाने के जीवों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। वो वायरस मिला और वो जिंदा है अभी तक 30,000 सालों से। ऐसे कई वायरस दबे हुए हैं बर्फ की चादरों के नीचे, मरे हुए जीवों के शरीरों में, जिन पे बर्फ चढ़ गई है और उनके शरीर प्रिजर्व हो गए और उनके अंदर ये वायरस जीवित है। जैसे जैसे बर्फ गलेगी वैसे वैसे ये वायरस आउट होंगे और दुनिया भर में महामारियों का चक्र चलेगा, जिनसे लड़ने के लिए हम इंसान बिल्कुल तैयार नहीं है। पूरा वीडियो देखिएगा और समझिए कितना खतरनाक हो सकता है और हम किस तरफ आगे जा रहे हैं। फिर आप खुद बोलेंगे, आप खुद ही बोलेंगे सबसे कि ये धरती आपके बाप की नहीं है। दोस्तों, ये साल 2014 की बात है जब रूस और फ्रांस के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया की बर्फीली जमीन से एक विशाल वायरस को खोज निकाला। यह वायरस बेहद संक्रामक है और करीब 30,000 साल पुराना है। इतना पुराना वायरस मिलना कोई मामूली बात नहीं है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बर्फीली जमीन के नीचे दबे दूसरे वायरस भी बाहर आ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में खतरनाक बीमारियों की बाढ़ सी आ जाएगी। खैर, जिस वायरस को माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने साइबेरिया की जमीन में ढूंढा है, ये एक जायंट वायरस है, यानी इसका साइज इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस से करीब 1000 गुना ज्यादा बड़ा है। वहीं इसके अंदर 2500 जीन्स मिले हैं जो किसी और वायरस के मुकाबले 200 गुना ज्यादा है। पीथो वायरस साइबेरिकम नाम दिया गया है इस वायरस को। लेकिन इस वायरस को, पीथो वायरस साइबेरिकम को, जब साइंटिस्टों ने अमीबा की कॉलोनी में छोड़ा, अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो जिसे साइंटिस्ट यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए, तो अमीबा के ऊपर जब इस वायरस को छोड़ा गया तो अमीबा का नाम और निशान खत्म कर दिया इस वायरस ने। हालांकि राहत की बात यह है कि इस वायरस का इंसानों पर कोई असर नहीं दिखा, लेकिन इससे खतरा नहीं टला है क्योंकि लगातार बढ़ता टेम्परेचर और इससे हो रहे क्लाइमेट चेंज से नेचुरल रिसोर्सेज की तलाश में साइबेरिया की बर्फ जो है वो गल रही है और उसके अंदर जिंदा वायरसेस हैं। कितनी तादाद में है इसकी कोई गिनती नहीं है।
कोई न कोई वायरस इंसानों के प्रति खतरनाक हो सकता है, जो हजारों सालों से बर्फ में दफन है। इसके अलावा बीते कुछ वक्त में साइबेरिया में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जो काफी मिस्टीरियस है, यानी कि रहस्यमयी है, और फ्यूचर में इससे धरती पर रहने वाले हम इंसानों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा कमाने के लिए पॉल्यूशन फैलाते रहे, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को छोड़ करके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, डीजल, पेट्रोल, कोयला, इसके ऊपर निर्भर रहे, तो मान के चलिए तापमान बढ़ता जाएगा और नुकसान होता रहेगा। और ऐसे ही तापमान अगर बढ़ता रहा तो मान के चलिए ये बर्फ जो पेलियो फ्रॉस्ट है वो गलती जाएगी और नीचे जमींदोज हुए जो वायरस है वो बाहर निकलते जाएंगे और ख़त्म कर देंगे पूरी इंसानी सभ्यता को। ना मालूम हो आपको तो बता दें, इस धरती पर कई बार, 4 बार तो हो चुके हैं, एक्सटिंक्शन इवेंट चल चुके हैं। एक्सटिंक्शन इवेंट उसे कहा जाता है जो उस वक्त होता यह है कि पूरी पृथ्वी पर से जितने भी जीव हैं उसके 70% से अधिक जीव नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके रहने लायक जो वातावरण रहता है, आबोहवा रहती है, वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही कुछ हुआ था रेप्टाइल्स के साथ, जब डायनासोर्स थे तब हुआ था। कहा जाता है कि उस वक्त उल्का पिंड गिरा था और उससे खत्म हो गया था सब कुछ। फिर एक बार हिमयुग आ गया था, उससे भी बहुत सारे जीव समाप्त हो गए थे। इस बार धरती गर्म हो रही है और गर्म होने के साथ साथ वो वायरस अनलीश हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, जो हजारों सालों से बर्फ के नीचे दफन है। और इन वायरसेस के थ्रू हम इंसान खत्म हो सकते हैं। याद रखिए, ये धरती हमारे बाप की नहीं है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी है, इंसानों का अधिपत्य नहीं है। इंसान आज है, हो सकता है कल पूरी तरीके से विलुप्त हो जाए, फिर से ये धरती पूरी तरीके से जीवों से लैस हो जाए और दूसरे जीव आकर इस पर राज करना शुरू कर दें। समझ रहे हैं आप हमारी बात? अभी और अगली घटना सुनिए, बड़ी अजीबोगरीब घटना है, और ये भी साइबेरिया में देखने को मिली है, और ये भी बर्फ पिघलने के बाद जो जगह छटी है उसमें देखने को मिली है। देखिए, साइबेरिया में टेम्परेचर -30 से -40 डिग्री बना रहता है। यही कारण है कि इस इलाके में हर तरफ सिर्फ बर्फ और बर्फ की ही चादर देखने को नजर आती है। देखिए, रशिया के कुल क्षेत्रफल का 77% हिस्सा साइबेरिया में ही फैला हुआ है। हालांकि आबादी के हिसाब से देखें तो रूस की कुल आबादी का महज 24% हिस्सा ही साइबेरिया में रहता है। इस तरह देखें तो रूस का यह हिस्सा, जिसे साइबेरिया कहते हैं, वो काफी वीरान है और अपने भीतर कई तरह के रहस्यों को छिपाए बैठा है। साइंटिस्टों का मानना है कि यहाँ की बर्फ में कोविड-19 वाले कोरोना वायरस और स्पेनिश फ्लू वाले इन्फ्लुएंजा वायरस से भी ज्यादा डेडली वायरस छिपे हो सकते हैं, जिसके सबूत भी मिलते रहे। साल 2016 में साइबेरिया के यमाल पेनिनसुला में एंथ्रेक्स आउटब्रेक के कारण कई लोग इन्फेक्टेड होकर अस्पताल पहुंच गए थे और करीब 2000 रेनडियर्स, एक प्रकार के हिरण जैसे होते हैं रेनडियर्स, पाए जाते हैं वहां पर, रेनडियर्स इन्फेक्शन की वजह से अपनी जान गंवा चुके थे। रेनडियर बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले हिरण की एक नस्ल है। यहाँ हुआ ये कि बर्फ पिघली और प्रागैतिहासिक काल का एक बैक्टीरिया रिलीज हो गया जो हजारों सालों से दबा हुआ था, जिसके बारे में हमारे साइंटिस्टों को कुछ भी मालूम नहीं था। नए प्रकृति का नए किस्म का था ये, क्योंकि ये सालों साल, हजारों साल पुराना था, और इस बैक्टीरिया ने ऐसा इन्फेक्शन फैलाया जिससे बेहद तबाही मच गई। और इस तबाही को रोकने के लिए, लगातार हो रही वहां रेंडियरों की मौत को रोकने के लिए, आसपास के इलाकों में लोगों की मौत को रोकने के लिए खुद रशिया को अपने उस स्क्वाड को बुलाना पड़ा था जो बायो वॉरफेयर से लड़ने के लिए बना था। यानी कि जैविक हमले की स्थिति में जिस स्क्वाड का हेल्प लिया जाना चाहिए था, उस स्क्वाड को वहां आना पड़ा और इस पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाकर उस बीमारी को खत्म करना पड़ा, तब जाके ये बीमारी थमी थी। देखिए, इसका सीधा सा रीजन है क्लाइमेट चेंज। एक स्टडी में सामने आया है कि साइबेरिया का टेम्परेचर धरती के दूसरे हिस्सों के मुकाबले 2.5 गुना तेजी से बढ़ रहा है और पिछले 30 सालों में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। इस वजह से यहाँ जमी बर्फ की जो परमानेंट लेयर्स भी थी वो मेल्ट होने लगी हैं और यही वो वजह है जिसके कारण हमें नए नए वायरस देखने को वहां पर मिल रहे हैं। वैसे साइबेरिया की बर्फ के पिघलने से हमें सिर्फ वायरस और बैक्टीरिया ही नहीं मिल रहे, बल्कि ये सालों से बर्फ के नीचे छिपे मिस्टीरियस क्रेटर्स, गड्ढों को भी रिवील कर रहा है। दरअसल जुलाई 2014 में जब एक रशियन पायलट यहाँ के यमाल पेनिनसुला के ऊपर से उड़ान भर रहा था, तब उसने यहाँ एक 20 मीटर लंबा और इतना ही गहरा क्रेटर देखा जो पहले वहां नहीं था। कुछ ही दिनों में क्रेटर पिघलते बर्फ के पानी से भर गया और फिर वहां एक लेक बन गई। लेकिन इसने वैज्ञानिकों को खतरे की एक और चेतावनी दी थी। साल 2016 में यहाँ एक और क्रेटर देखा गया जो 7.6 मीटर लंबा और 20 मीटर गहरा था। जमीन पर इस किस्म के गड्ढे बन जाएं तो बहुत लाजमी है कि ये लोगों की आंखों में खटकने लगेंगे। हजार मुंह हजार बातें भी होंगी। इन क्रेटर्स के मिलने पर भी ऐसा ही हुआ। कई थियरीज सामने आने लगी। किसी ने इसे उल्का पिंड, तो किसी ने यूएफओ की वजह से बना गड्ढा बताया, तो कोई इसे जमीन के नीचे बनाया गया मिलिट्री बेस तक बताने लगा। हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने इसे नर्क का द्वार मानने की गलती कर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्रेटर्स आखिर बनते कैसे हैं? जरा स्ट्रक्चर को देखिए, जो जमीन से कुछ ऊपर कुछ मीटर उभरा हुआ है। आमतौर पर इसे माउंट या पिंगो कहा जाता है। दरअसल साइबेरिया की बर्फ के पिघलने के कारण उससे निकला पानी सॉइल के साथ, यानी मिट्टी के साथ मिलकर मड बन जाता है
जब इन एरियाज में मीथेन गैस भर जाती है तो ये माउंट का रूप ले लेती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये मीथेन गैस आती कहां से? बदकिस्मती से इसकी वजह भी क्लाइमेट चेंज है। बर्फ के पिघलने के कारण इसके नीचे दफन मरे हुए जानवर जमीन के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शिकार बन जाते हैं, जो इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देता है। इस प्रोसेस के दौरान मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, निकलती है, जो इन माउंट्स को क्रिएट करता है, प्रेशर बनाता है, ऊपर उठने लगती है जमीन, धरती। अब ये भी जान लीजिए कि मीथेन गैस में कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले हीट को, यानी कि गर्मी को ऑब्जॉर्व करने की, सोखने की कैपेसिटी 30 गुना ज्यादा होती है। मतलब अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो धरती का टेम्परेचर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकता है और बढ़ जाएगा स्पीड से। जब माउंट्स के भीतर मीथेन गैस का प्रेशर बढ़ता है तो ये किसी वॉल्केनो की तरह फूट पड़ता है। हालांकि किसी ज्वालामुखी की तरह लावा नहीं, बल्कि मड और आइस वाटर का मिक्सचर इरप्ट करता है, फटता है। और हाँ, हमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम ऐसे 7000 माउंट्स डिस्कवर कर चुके हैं जो किसी भी वक्त फटकर क्रेटर बन सकते हैं। वैसे ये भी जान लीजिए कि इन क्रेटर्स का साइड इफेक्ट सिर्फ एटमॉस्फेयर में गैसेस के रिलीज होने तक सीमित नहीं, बल्कि ये हमें और भी कई तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें बाटा गाई क्रेटर में देखने को मिलता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पेलियोफ्रॉस्ट क्रेटर है, जो करीब 1 किलोमीटर में फैला हुआ है और करीब 100 मीटर गहरा है। इस क्रेटर की लंबाई और चौड़ाई बीते कई सालों से लगातार बढ़ रही है, जिस वजह से इसके आसपास की जमीन लगातार नीचे की ओर धंस रही है, जिसकी जद में आकर कई इंसान और जानवर अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि साइंटिस्ट इन क्रेटर्स का बारीकी से अध्ययन करके इनके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और इनसे निपटने के फॉर्मूले पर भी जोर शोर से काम कर रहे हैं। दोस्तों, सीधी सी बात है, बर्फ रही है गल, और बर्फ के गल जाने से नीचे की जो गैसेस है वो बाहर निकल रही हैं। सड़े गले जो जानवर हैं वो और सड़ गल रहे हैं। ऊपर के एनवायरनमेंट से टच में आने के बाद मीथेन डेवलप हो रही है और वहां पर धीरे धीरे प्रेशर बन के उठती है धरती, माउंट का रूप लेती है और इरप्ट हो रही है और क्रेटर्स बन रहे हैं और मीथेन गैस रिलीज हो रही है। यानी कि धरती अपने आप को चेंज कर रही है। हमने इसके साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया, इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब इसकी बर्फ पिघल रही है और ये अपने तरीके से रिएक्ट कर रही है, मीथेन छोड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है। होगा क्या? इससे और टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि मीथेन धूप सोखती, गर्मी सोखती, टेम्परेचर और तेजी से बढ़ेगा, और तेजी से बर्फ पिघलेगी, और तेजी से क्लाइमेट चेंज होगा। और ऐसा टाइम आ जाएगा जब बर्फ धीरे धीरे बहुत तेजी से पिघलेगी, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस निकलेंगे और हो सकता है उनके संक्रमण से मानव जाति हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अगर उससे नहीं हुई तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो जाएगी। दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं ये धरती हमारे बाप की नहीं। संभल के पेट्रोल डीजल चलाएं, बेमतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी क्रियाकलाप में इन्वॉल्व ना होएं, ऐसी किसी भी चीज को ना खरीदें जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। हम पहले बोल चुके हैं आप सबसे कि चीनी चीजों, चीनी उत्पादों का पूरी तरीके से बहिष्कार करें। आज हम कह रहे हैं ऐसी कोई भी चीज ना खरीदें जिससे पर्यावरण का नुकसान होता है। आज से आप ये करना शुरू करेंगे, अगले 2-3 दशक लग जाएंगे इसका प्रभाव आने में। दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और पूछें उन इंडस्ट्रियलिस्ट से, उन बिजनेसमैन से और इन सब का चंदा वसूलने वाले पॉलिटिकल पार्टी से, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनसे कि भैया ये बताइए क्या यह धरती आपके बाप की है? क्योंकि अगर होती तो ये समस्या खड़ी नहीं होती। प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और जागरूक कीजिए लोगों को। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।